आज हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। जहाँ पे एग्जाम में कंपटीशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी चैप्टर से आते हैं, जिसका नाम है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज इसका पहला लेक्चर है और यहाँ से अपनी पढ़ाई हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है, कैलोरीमेट्री, ट्रांसफर ऑफ हीट और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एंड दिस इज 4th। बच्चों अब लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक लॉ आपको याद होगा जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जिसका नाम था 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप याद करो, जब हम लोग हीट एंड टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, उस समय मैंने आपको बताया था कि 2 बॉडी, मान लो एक बॉडी ए है और ये दूसरी बॉडी है बॉडी बी, ये दोनों एक दूसरे के टच में है और अगर ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफर होके ना इसमें आ रहा है ना इसमें जा रहा है, ठीक है। ऐसी प्रोबेबिलिटी कब होगी? जब इन दोनों का टेम्परेचर आपका क्या होगा? सेम, ठीक। और मान लो एक तीसरी बॉडी है सी, ये तीसरी बॉडी है सी, ये भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और इसके साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है ना। दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो एक बहुत सिंपल सा लॉ था जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात की जा रही थी कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम से ही आया था। लेकिन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टोटल अगर देखा जाए तो 4 लॉज होते हैं। 0th लॉ तो अभी बोर्ड पे आपको सामने मैंने बताया, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें और बहुत ज़्यादा डिस्कशन वाली कोई बात नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 0 के बाद नंबरिंग आया फर्स्ट। मैंने आपको यह भी बताया था कि इसकी नंबरिंग 0 क्यों दी गई थी, है ना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वॉल्व है और टेम्परेचर बहुत बेसिक पैरामीटर है जहां तक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो। और हुआ यूं था कि 0th लॉ के बारे में जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट के बाद दिया गया था। तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि इसकी प्रायोरिटी तो 1 से पहले होनी चाहिए, क्योंकि जो नंबरिंग होता है लॉ का वो मोर फंडामेंटल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है और सबसे फंडामेंटल चीज तो टेम्परेचर ही है। तो इस लॉ को सबसे पहला स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन तब तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ चुका था। तो फर्स्ट लॉ से पहले डालने का मतलब है इसका नाम कुछ और रखना पड़ा, तो फाइनली इसका नाम रखा गया 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, चलो तो अब बात करते हैं हम लोग कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखो एक बात याद रखना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जो तुम्हें इंटरनल एनर्जी या डिग्री ऑफ फ्रीडम या इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ आइडियल गैस के बारे में जो पता लगा, उसी आइडियल गैस को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यानी ये पूरा चैप्टर ये मान के चलो कि आइडियल गैस के लिए ही है। मतलब ज़्यादातर डिस्कशन, ज़्यादातर कहना भी सही नहीं रहेगा, 99.99% डिस्कशन जो है हमारा गैस के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। मतलब इस चैप्टर में भी हम लोग आइडियल गैस को ही डील करेंगे। क्लियर है? तो इसलिए आप केटीजी के कॉन्सेप्ट को, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कॉन्सेप्ट को लगातार दिमाग में रखना, उसको रखने से ही तुम इस चैप्टर में अच्छा कर पाओगे। ठीक है दोस्तों? तो हम लोग यहाँ पे, अच्छा ये जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। फर्स्ट लॉ वहाँ भी पढ़ना है, सेकेंड लॉ की बात भी वहाँ होती है, थर्ड लॉ की बात तो खैर वहीं होती है। तो बच्चों यहाँ भी हम करेंगे बात।
तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में साइन कन्वेंशन में कुछ डिफरेंसेस है, तो आप उसको लेके उलझना मत। आपको जो केमिस्ट्री वाले सर ने जो भी पढ़ाया, जो साइन कन्वेंशन बताया है, वो गलत नहीं है, या मैं जो बताऊंगा वो गलत नहीं है। ये दोनों अपने अपने जगह सही हैं। दोनों के साइन कन्वेंशन अलग होते हैं। तो केमिस्ट्री वाली बातें, केमिस्ट्री में जो फैक्ट्स तुमने सीखे हैं वो केमिस्ट्री में लगाओ, और जो फिजिक्स में यहां मैं बताऊंगा उसे फिजिक्स में लगाओ। तो कहीं कहीं साइन कन्वेंशन में उनका सोचना और हम लोगों का सोचना, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को आपको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं यहाँ आपको क्या क्या बताऊंगा, तो मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट लॉ, क्योंकि जीरोथ लॉ तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आपको फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ के ऊपर जितनी सारी बातें हैं, फिर सेकेंड लॉ के ऊपर भी बात करूंगा, और सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ का जो एप्लीकेशन है वो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, दो इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। दैट इज हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर के बारे में, फ्रिज के बारे में। ओके, उसी को रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, फिर पढ़ेंगे सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ सबसे बड़ा है, इसमें ढेर सारी चीज़ें पढ़नी है, प्रोसेसेस। अभी अब मैं स्टार्ट करूंगा, आपको उस सीक्वेंस में पढ़ाना शुरू करूंगा। ओके बच्चों, चलो। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ाने का मेरा अपना एक तरीका है, ठीक है ना। मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा और आपको देखना बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपको सीधा लोग प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, या फिर हीट की डेफिनेशन दे दिए, थोड़ा सा एनर्जी की डेफिनेशन दे दिए, और उसके बाद काम शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है। अगर तरीके से चलोगे, जस्ट लाइक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के जैसा यहां भी तरीके से अगर आगे बढ़ोगे बच्चों, तो आपको एकदम तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट लॉ पे पहुंचने के लिए, जैसा कि हमने डिसीजन, हम लोगों ने बात किया अभी कि जीरोथ हमने पढ़ रखा है, अब हम लोग इस चैप्टर में फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे। थर्ड तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है नहीं, वो आपको केमिस्ट्री में बताया भी जाता है, फिजिक्स में नहीं है वो। फिजिक्स में फर्स्ट और सेकंड है। तो बच्चों, सीधा फर्स्ट लॉ तक पहुंचने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स को लिखेंगे, जिसका यूज फर्स्ट लॉ के प्रोसेस को डिस्कस करने में हम लोग करेंगे, और वहां पे आपको उसका यूज, इनको समझने के बाद इनका यूज वहां पे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो, अब ये दिमाग में तो अपने को आ गई है बात कि हम लोग इस चैप्टर में भी किसके साथ रहेंगे, आइडियल गैस के साथ ही रहेंगे। जो बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जो प्रोसेस डिस्कस करेंगे, दैट ऑल आर वैलिड फॉर आइडियल गैस। कभी भी आप ये याद रखना, इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय, कि एक इक्वेशन आपके पास हमेशा है, एंड दैट इज PV इक्वल टू nRT। कौन सा इक्वेशन बच्चों? PV इक्वल टू nRT, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग आइडियल गैस। चलो, तो कुछ टर्म्स बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इसमें सबसे पहला बच्चों, हम लोग अब जैसे मान लो कोई गैस गिवन है, ठीक है ना, गैस गिवन है, एक चैम्बर है, इसमें गैस दिया हुआ है। तो गैस की एक स्पेसिफाइड प्रेशर होगी, उसकी वॉल्यूम होगी, उसका टेम्परेचर होगा, उसकी मात्रा होगी, दैट इज नंबर ऑफ मोल, PVTN। ओके, अच्छा, अगर उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी होगी, दिस इज इंटरनल एनर्जी। और एक नया टॉपिक यहां सीखने जाओगे, एक नया टर्म आपको मैं बताऊंगा। जैसे तुम अभी गैस, किसी गैस के कैरेक्टर को डिफाइन करना है, मान लो एक सैंपल में गैस दिया हुआ, जैसे याद करो कि हम लोग जब मोशन पढ़ते थे तो आपको लिखवाया था मैंने काइनेमेटिकल पैरामीटर्स। काइनेमेटिकल पैरामीटर्स आर दोज पैरामीटर्स जिनका इस्तेमाल किसी
बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, स्पीड। तो ये जो टर्म हो गए, इनके बिना आप किसी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक इस तरीके से बच्चों, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करना है तो आपको गैस की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी होगी, जिसमें से ये प्रमुख हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है और इनके बारे में आप जानते हो। दिस इज प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, गैस की मात्रा हो गई, नंबर ऑफ मोल। इसके अलावे एक चीज और यहां पे आएगा, वो आएगी इंट्रॉपी, जो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में। तो एक टर्म आएगा बच्चों इंट्रॉपी, अभी आप नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सभी टर्म को ही, जैसे इन सभी को, जैसे वहां पे हम लोग काइनेमेटिकल पैरामीटर बोलते हैं, इन सभी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, ठीक है ना। तो पहला टर्म होगा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। अब थर्मोडायनेमिक पैरामीटर का मतलब समझ गए। डायनेमिक पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स हो गए जिससे किसी सैंपल को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। दीज आर स्पेसिफिक property of given gaseous sample. These are छूट गया बच्चों, these are specific property of given gaseous sample. अब इसमें कौन कौन हो गए, तो हो गया आपका प्रेशर, और कौन हो गया बच्चों, वॉल्यूम, ध्यान दो, वॉल्यूम, और कौन हो गया, टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, और एक और जिसके बारे में तुम्हें कुछ खास अभी जानकारी नहीं है, वो हो गई इंट्रॉपी, जिसको एस से डिनोट करते हैं, आगे चल के जानेंगे। तो ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हो गए, ठीक है ना। तब जब भी मैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर बोलूं तो आप इनके बारे में सोचना, ठीक है ना, ये टर्म्स जानना चाहिए आपको। उसके बाद बच्चों, उसके बाद है इन सभी, अभी जब आप कभी सुने होंगे कहीं भी, तो यहां पे जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से आखिर हम लोग डिफाइन जो किए कि ये गैस दिया हुआ है, तो जैसे मोशन में याद करो, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, या फिर वहां हम लोग पढ़ते थे स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। जो वहां पे पार्टिकल किस अवस्था में है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या रेस्ट में है या एक्सेलरेट कर रहा है, वो उसका स्टेट ऑफ मोशन कहलाता था। ठीक इस तरीके से ही बच्चों, इन स्पेसिफिक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के मिलने से गैस की कोई एक स्टेट बनती है। जैसे बोलेंगे गैस इस स्टेट से उस स्टेट में गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक आपका वेसल है, इसमें गैस की प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, ठीक। अब मान लो कि यहां से कोई एक ऐसा प्रोसेस हमने करवाया, कुछ भी करवाया, कुछ भी किया, अभी कुछ भी का नाम ले रहे हैं, बाद में इन सब का नाम आएगा। मान लो इसकी प्रेशर बदल के P0 हो गई, वॉल्यूम V0, टेम्परेचर T0। देखो गैस वही है, गैस चेंज नहीं हुआ है, गैस तो वही है, लेकिन गैस के पैरामीटर्स चेंज हो गए। तो हम लोग बोलेंगे गैस का स्टेट चेंज हो गया, ये एक अलग स्टेट है और ये दूसरा स्टेट है, समझ गए ना। तो यहां जब भी बात होगी स्टेट चेंज होने की, तो स्टेट चेंज होने का मतलब ये मत समझ जाना कि लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, वो वाली बात नहीं है। यहां गैस तो गैस ही है, लेकिन तब भी उसके स्टेट को चेंज माना जाएगा अगर इनमें से कोई भी एक
पैरामीटर चेंज हो गया तो। समझ गए बात को? तो ये जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर हैं, इनमें से कोई भी अगर एक चेंज हो गया तो हम लोग बोलेंगे गैस की जो स्टेट है वो चेंज हो गई। तो मान लो इसको हमने कह दिया इनिशियल स्टेट, और बीच में और भी कई सारे स्टेप होंगे, तब जाके ये हो गया फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मान लो अगर ये प्रेशर है 1 atm, एग्जाम्पल के लिए, सब कुछ आपके समझ में आएगा अभी, और ये ATM प्रेशर की यूनिट पता ही होगा तुम्हें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मान लो ये 2 atm या 4 atm है, 4 atm है, तो क्या किसी गैस की प्रेशर सीधा 1 से जंप करके 4 पे चली गई होगी? नहीं, 1 से 4 तो जंप करके गई नहीं होगी। कोई भी बदलाव जो आया होगा बच्चों, वो तो एक कॉन्टिन्यूअस बदलाव आएगा, सडन बदलाव तो आएगा नहीं कि एक के बाद सीधा 4। तो ढेर सारे स्टेट से होते हुए जाएगा, और हर एक बदलता हुआ पैरामीटर हर एक स्टेप को बताएगा। मान लो 1 के बाद बीच में 1.5 हुआ होगा, 1.6 हुआ होगा, 1.8 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, ये सब भी गैस के उस सैंपल का कोई ना कोई स्टेट ही होगा। लेकिन तब भी इसको हमने इनिशियल स्टेट बोला और इसको हमने क्या बोला? फाइनल, क्योंकि हमने यहाँ प्रोसेस शुरू किया था और यहाँ हमने प्रोसेस को खत्म कर दिया, इसलिए इनिशियल और फाइनल। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही स्टेट है यहाँ पे, 1 ATM से 4 ATM जाने में रास्ते में और कई सारे प्रेशर स्टेट्स आए होंगे। क्लियर है? अच्छा, जिस रास्ते से, जिस मेथड से वहां तक गए होगे तुम, यानी 1 ATM से 4 ATM, यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे सब कुछ मैं मैकेनिक्स से ही आपको रिलेट कर रहा हूं। जैसे याद करो, वहां पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए आप पाथ कोई भी चूज कर सकते हो। जैसे मान लो कोई पार्टिकल को यहाँ पहुँचना है, फाइनल पोजीशन, और ये इनिशियल, तो ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे 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 घूम के भी जा सकता है। तो ये अलग अलग रास्ते, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है? सेम। तो वहाँ पे ये पाथ कहलाता था, पाथ, और यहाँ पे ये कहलाएगा प्रोसेस। तो देखो, अब नाम क्लियर करते हैं। अब इसको इनिशियल स्टेट तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होगा बच्चों, वो देखो। इसका नाम होगा इनिशियल डायनामिक स्टेट। क्या नाम होगा बच्चों इसका? इनिशियल थर्मोडायनामिक स्टेट। और इसका नाम होगा बच्चों फाइनल थर्मोडायनामिक स्टेट। ठीक है? तो इसका मतलब है कि थर्मोडायनेमिक स्टेट जो है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पे इस तरीके से देख लो कि इसका नाम हो गया इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट और इसका हो गया फाइनल थर्मोडायनेमिक स्टेट, और रास्ते में कई सारे ऐसे स्टेट से होते हुए जाएगा। तो एक बात समझो मेरी, ये जो यहां से यहां तक गया, इसमें इस को हम लोग मैकेनिक्स में पाथ बोलते थे, रास्ता। और आपको अच्छा लगेगा ये जान के कि यहां भी इसको हम लोग पाथ ही बोलते हैं, लेकिन एक और नाम देते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो जिस मेथड से तुम लेके जाओगे बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब तुम्हें ये अंदाजा लग रहा होगा कि कौन कौन से टर्म में जब बोलूंगा तो इसका क्या मतलब होगा। तो इसका मतलब है कि थर्मोडायनेमिक स्टेट्स क्या होते हैं। तो देखो, कोई भी सैंपल जिसका वेल डिफाइंड प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी हो, तो उसको हम लोग उस स्टेट में बोलेंगे दिस इज थर्मोडायनेमिक स्टेट फॉर द गिवन सैंपल। और उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाने के दौरान ढेर सारे स्टेट से गुजरने होंगे, और आप जिस रास्ते से लेके जाओगे, जिस तरीके से लेके जाओगे, उसको आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलोगे या पाथ भी बोल सकते हो। आई बात समझ में?
तो अब आगे से, अब ये सब लिखने वाली बात तो है नहीं, बस मैंने आपको समझा दिया कि ये है क्या। बस आप ये दिमाग में रखना कि थर्मोडायनेमिक स्टेट कहने का मतलब, जैसे कोई कभी भी हम लोग ये बोले कि गैस अभी इस स्टेट में है, मतलब इट हैज पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर वॉल्यूम, पर्टिकुलर प्रेशर, फिर इसको इस स्टेट से इस स्टेट में ला दिए, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि गैस हैज दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक किसी रास्ते से, किसी प्रोसेस से लेके जाएंगे, और उस प्रोसेस का नाम होगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, तो ये छोटे छोटे टर्म्स थे जो आपके दिमाग में होने चाहिए। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, थर्मोडायनेमिक स्टेट, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग, इसे लिख लो जल्दी से। तो दोस्तों अब नेक्स्ट टर्म है Q, दैट इज हीट, हीट एक्सचेंज। अब सवाल है कि देखो, जब कोई भी प्रोसेस में लेके जाएंगे तो इन सर्टेन प्रोसेस वी हैव टू गिव हीट टू द सैंपल, इन सर्टेन प्रोसेस वी विल एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सैंपल। और कुछ तो ऐसा प्रोसेस होगा ना जहां हीट देंगे और ना हीट लेंगे। मतलब बच्चों, जब भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है तो उसमें से किसी प्रोसेस में आप हीट देते हो, कभी हीट निकालते हो, और कभी तो हीट का कोई एक्सचेंज होता ही नहीं है। तो ये जो हीट एक्सचेंज है, इसकी मात्रा हम लोग हर प्रोसेस में देखना चाहेंगे कि कितना एक्सचेंज हो रहा है ना। तो बच्चों एक बात समझो, अब हीट में क्या क्या हो सकता है। आइदर Q इक्वल्स टू 0, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब सैंपल को ना कोई हीट दिया गया ना हीट लिया गया। उसके बाद अगर तुम हीट देते हो, अगर तुमने हीट दिया, तो दोस्तों फिजिक्स का साइन कन्वेंशन ध्यान देना। इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को आपने हीट दिया, सिस्टम मतलब सैंपल, जो हमारा गैसियस सैंपल है, जिस सैंपल को आपने कंसीडर किया है उसको हम लोग सिस्टम बोलेंगे, और उसको बाकी छोड़ के हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। हालांकि सिस्टम सराउंडिंग ज़्यादा हम लोग यहाँ नहीं करते, ये केमिस्ट्री में बहुत होता है। केमिस्ट्री में सर बार बार आपको सिस्टम का डेफिनेशन, सराउंडिंग का डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पे सिस्टम सराउंडिंग को बार बार इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब एक गैसियस सैंपल जिसको आपने कंसीडर किया है स्टडी करने के लिए। अगर उसको आपने हीट दिया देन कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। बच्चे ध्यान दो इस बात को, अगर सिस्टम को आपने हीट दिया तो Q को आप मानेंगे प्लस। Q को क्या मानेंगे बच्चों? प्लस। और अगर आपने हीट लिया, इफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम, अगर आपने हीट लिया तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव। इफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से अगर आपने हीट निकाल लिया तो आप उसको नेगेटिव बोलेंगे, अगर सिस्टम को आपने हीट दिया तो उसको प्लस। साइन कन्वेंशन जो मैं बता रहा हूं पूरी तरीके से ध्यान रखना आप इस पे, ठीक है ना दोस्त? पूरी तरीके से ध्यान रखना, और हीट के बारे में जितनी बातें मैं बता दूंगा वो दिमाग में सेट रखना। आगे देखो, नेक्स्ट है हीट, कैलकुलेशन ऑफ हीट। कैलकुलेशन ऑफ हीट, हीट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बच्चों इसके लिए तो फॉर्मूला हमने कैलोरीमेट्री में ही पढ़ रखा है, ठीक है ना? और एक फॉर्मूला याद करो, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, वहां आपने पढ़ा था ms डेल्टा टी, जहां m मास है, s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। हालांकि ये आप सभी के लिए यूज कर सकते हो, चाहे वो लिक्विड हो, लिक्विड फॉर्म में हो सैंपल, सॉलिड फॉर्म में हो,
या गैस के फॉर्म में हो। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला आप याद करोगे जिसका यूज हमने वहां ज्यादा यूज नहीं किया था, वो था Q इक्वल टू NC डेल्टा T। जनरली, अब ये नहीं है कि ये इसको हम सॉलिड या लिक्विड के लिए नहीं कर सकते, लेकिन गैस के लिए जनरली इसी को यूज करते हैं। जनरली यूज्ड फॉर गैसियस सैंपल के लिए इसको यूज करते हैं। अब जरा परिचय हो जाए, ये Q तो समझ ही रहे, ये तो Q आपका हो गया हीट एक्सचेंज, ये N यहां पे नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, C जो है आपका ये मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहां पे, मोलर हीट कैपेसिटी। और डेल्टा T आपका है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में जहां जहां Q लिखा हुआ मिलेगा वहां आप चाहो तो उसको NC डेल्टा T से रिप्लेस कर सकते हो। पूरे थर्मोडायनेमिक्स में जहां भी Q दिखे तो Q के जगह यू कैन पुट दिस NC डेल्टा T, जहां पे C क्या है बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, और डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। इसका यहां बहुत जबरदस्त यूज होने वाला है और मैं बताऊंगा अभी ये गैस के अलग, एक तो अलग अलग गैस का अलग अलग होता है और साथ ही एक ही गैस के अलग अलग प्रोसेस के लिए भी अलग होता है। तो मोलर हीट कैपेसिटी यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इस चैप्टर में। लेकिन आपको एक बात सेट कर लेना दिमाग में कि कभी भी कहीं अगर आपको Q दिखेगा तो आपको अगर जरूरत पड़े तो Q की जगह NC डेल्टा T लिख सकते हो, या डिफरेंशियल फॉर्म में। डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब समझते हो, जब अमाउंट बहुत छोटा हो तो Q के जगह आप dQ लिख सकते हो और इधर NC dt हो गया, नहीं, छोटा सा हीट और छोटा सा चेंज इन टेम्परेचर, तो आप dQ इक्वल्स टू NC dt लिख सकते हो डिफरेंशियल फॉर्म में, इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसे। दोस्तों एक दो टर्म और सीखो। जैसे मान लो ये एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस रहेगा, ठीक है। अब ये सारे टर्म मैं आपको प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि प्रॉब्लम में आप कहां कहां पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। अब ये जो कंटेनर है आपका, अगर इसके थ्रू हीट एक्सचेंज हो सकता है, अगर मान लो हीट जा रहा है या हीट आ रहा है, एक तो याद हो गया हीट आपका एक्सचेंज जब भी होगा, अगर हीट सिस्टम को दोगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो प्लस लेना है, अगर सिस्टम हीट लॉस करेगा, हीट बाहर निकलेगा तो नेगेटिव। ओके, अब देखो अगर हीट एक्सचेंज हो रहा है तो ये जो कंटेनर का वॉल है दिस शुड बी कंडक्टिंग। तो अगर ये कंडक्टिंग वॉल है, कंडक्टिंग वॉल है, कैसा वॉल है बच्चों, कंडक्टिंग वॉल है, इसका मतलब यह है ये अलाउ कर रहा है हीट को आने जाने के लिए, है ना, ये हीट को आने जाने के लिए अलाउ कर रहा है। तो ऐसे वॉल को हम लोग बोलते हैं डायथर्मिक वॉल। तो जब भी डायथर्मिक वॉल दिखाई पड़े तो समझ जाना, जब भी ये लिखा हुआ रहे डायथर्मिक वॉल, मतलब आप ये समझो कि वहां से हीट एक्सचेंज हो सकता है। इंसुलेटर नहीं है, वो कंडक्टर है। लेकिन अगर मान लो कोई एक ऐसा कंटेनर है विच डज नॉट अलाउ एनी एक्सचेंज ऑफ हीट, जो किसी प्रकार के हीट एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता है ना, इंसुलेटर की तरह काम करता है, इंसुलेटर। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एडियाबेटिक वॉल। इसके नाम पे एक प्रोसेस भी तुम पढ़ोगे और यहां हम लोग लिख देते हैं इट डज नॉट अलाउ एनी अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज, किसी प्रकार के हीट एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता है। उसको कैसा वॉल बोलते हैं बच्चों, एडियाबेटिक। तो ये दो टर्म है जिसे आप लिख लो, अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
तो बच्चों जो नेक्स्ट टर्म इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है वो है वर्क। अब तुम अक्सर सुने होगे वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस, है ना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बैटरी का वर्क डन, मैकेनिक्स में एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, इंटरनल फोर्स का वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, हर एक जगह ढेर सारी चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पे वर्क का मतलब क्या होगा, गैस के ऊपर वर्क का क्या मतलब होगा। तो तुम्हें ये तो पता है कि हीट के जैसा वर्क भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। कहीं से हीट का एक्सचेंज होना मतलब समझो कि एनर्जी का एक्सचेंज होना। एंड लाइक दैट अगर कहीं से अगर आप मान लो किसी के साथ आप किसी गैसियस सैंपल पे वर्क कर रहे हो या गैसियस सैंपल वर्क कर रही है, तो ये वर्क भी एक प्रकार के एनर्जी का आदान प्रदान ही है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं कैसे आपको वर्क समझना है। आप इत्मीनान से देखते जाओ। मान लो कि एक कंटेनर है जिसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। ये जस्ट लाइक पंप, साइकिल का पंप देखते हो वैसा ही है। और इसमें मान लो गैस, अंदर गैस फिल किया हुआ है और बाहर ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग में भी गैस है, जो भी है। क्लियर है दोस्तों। अब देखो यहां पे करना क्या है। अब ये जो पिस्टन है बच्चे, दिस इज मूवेबल, मूव कर सकता है। और अंदर का प्रेशर मान लो P0 और बाहर का प्रेशर P है। अगर P0 P से बड़ा है, अंदर का प्रेशर बड़ा है बाहर के प्रेशर से, उल्टा भी हो सकता है। तो कोई एक एग्जांपल लेके हम लोग काम शुरू करते हैं। मान लो अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर की वजह से जानते हो प्रेशर फोर्स लगाएगा, तो अंदर से भी फोर्स लगेगा, बाहर से भी लगेगा। लेकिन मेरे को अगर देखना है यहाँ पे कि अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये पिस्टन को बाहर की ओर पुश करेगा। पिस्टन को पुश करेगा तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं बच्चे। और पिस्टन का अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो सीधी सी बात सोचो, फोर्स लगा। फोर्स क्यों लगा? क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए यहां वर्क का कॉन्सेप्ट आया। या बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो डिस्प्लेस कर देगा अंदर की ओर। क्लियर? तो अब यही इसलिए यहां पे वर्क का भी कंडीशन बनता है। तो देखते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होगा। मान लो दोस्तों कि एक पिस्टन को यहां से यहां तक पुश किया गया, ठीक है ना। टोटल यहां से यहां तक पुश किया गया, इतना दूर, और हमें निकालना है वर्क। तो एक काम करते हैं, वी डोंट नो कि फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो हम लोग क्या याद करो, मैकेनिक्स में हमने सीखा है कि पहले हम लोग छोटा सा वर्क निकालते हैं। तो छोटा सा वर्क निकालने में आपको क्या करना पड़ता है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट कर दिए। अब चूंकि यहाँ कोई एंगल थीटा 60 तो है नहीं, या तो आपका जिधर फोर्स लग रहा है उधर वर्क होगा या उसके अपोजिट होगा, या दो ही एंगल चलेगा। तो फिलहाल हम लोग ये मान के चल रहे हैं बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क हुआ dw, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटा सा dw। ठीक है दोस्तों। अब एक बात देखो, ध्यान से देखना, यहां पे फोर्स लिखा हुआ है, यहां डिस्प्लेसमेंट है dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम लोग मैकेनिक्स में नहीं है, हम लोग कहां हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात करना उचित है या प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कहेगा कि सर यहां अगर चीजों को प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में किया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, जहां थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ही गिवन होगा। कहां फोर्स निकालने जाएंगे, कहां से डिस्प्लेसमेंट लाएंगे। तो दिमाग लगाते हैं कि इस फोर्स को गायब करते हैं और इस डिस्प्लेसमेंट को भी गायब करते हैं और उसके जगह प्रेशर और वॉल्यूम लेके आते हैं, और आ जाएगा, देखते जाओ। छोटा सा वर्क डन
अच्छा, कोई पूछेगा छोटा सा वर्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वी डोंट नो कि फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। छोटे से के लिए तो कांस्टेंट मान सकते हैं, और टोटल निकालना होगा तो इंटीग्रेशन मार देंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, फोर्स को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? तो देखो, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को एरिया से डिवाइड करोगे, व्हाट यू विल गेट? प्रेशर। सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। जहां फोर्स निकालना है तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करो, तो जस्ट फोर्स की जगह लिख दोगे प्रेशर, ठीक है ना? गैस का वर्क डन निकालना है तो गैस का प्रेशर लिए हम लोग, मान लो पी नॉट, इसी का पी मानो, बाहर का पी नॉट। हम पी लिखना चाह रहे हैं, इसका पी मान लो, बाहर का पी नॉट। तो गैस का वर्क डन निकाल रहे हैं, तो P इंटू ए इंटू डी एक्स। समझ में आ रही है बात? फोर्स कैसे गायब हुआ, समझ में आया? हम लोग यहां कैलकुलेट कर रहे हैं कि गैस ने कितना वर्क डन किया है। तो गैस के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स जो होगा, गैस का प्रेशर इंटू इस पिस्टन का एरिया, इस पिस्टन का एरिया। तो पिस्टन का एरिया इंटू गैस की प्रेशर, दिस इज फोर्स, इंटू डी एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। अब दिमाग लगाओ, मान लो कि ये पिस्टन अगर यहां से डी एक्स डिस्टेंस, ये तो फाइनल पहुंचेगा, हम डी एक्स तक की बात कर रहे हैं, अगर ये पिस्टन यहां से यहां डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम पैदा हुआ। ये जो वॉल्यूम है, जैसे देखो पहले गैस की वॉल्यूम यहीं तक थी V, उसमें ये अगर पहले गैस की वॉल्यूम यहीं तक थी और पिस्टन अगर आगे बढ़ गया बच्चे, आगे कितना बढ़ गया? dx। ये पिस्टन आपका बढ़ के यहां पहुंच गया। तो पिस्टन अगर आगे बढ़ गया, मैंने जानबूझ के थोड़ा नीचे बनाया ताकि आपको ये दिखे कि दिस इज न्यू एरिया। ये रेड रेड डॉट से जो मैं बना रहा हूं, दिस इज न्यू वॉल्यूम। ये नया वॉल्यूम क्रिएट हुआ है बच्चे, ये नया वॉल्यूम क्रिएट हो गया, एक्स्ट्रा वॉल्यूम। और इस एक्स्ट्रा वॉल्यूम ये वॉल्यूम में बदलाव आया। पहले यहीं तक वॉल्यूम था, अब यहां तक वॉल्यूम आ गया, तो ये वॉल्यूम में चेंज आया। तो ये जो छोटा सा चेंज आया वॉल्यूम में, ये इसको हम लोग डीवी बोल सकते हैं। डीवी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम एक्स्ट्रा आया। और डीवी की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो, इसकी चौड़ाई है dx और एरिया, जो पिस्टन का एरिया है, देखो जब पिस्टन बाहर जाएगा तो ये एरिया बाहर गया और चौड़ाई कितनी है? dx। तो जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ होगा बच्चों, a इंटू dx, ये स्मॉल वॉल्यूम क्रिएट हुआ, a इंटू dx। तो अब जरा देखो, पहले तो फोर्स को हमने लिखा प्रेशर इंटू एरिया, और a इंटू डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम। तो अब देखो फाइनली जो हम चाह रहे थे हम लोग, वो हमें मिल गया। हम क्या चाह रहे थे बच्चों? हम चाह रहे थे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गायब हो और उसके जगह प्रेशर और वॉल्यूम आ जाए। देखो आ गया, समझ में आ रही है बात? तो ये जो गैस के अंदर से जो प्रेशर फोर्स लगा, उसने dx डिस्प्लेसमेंट करवाया, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट हुआ, दैट इज dv। और वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम की वैल्यू हो गई पिस्टन का एरिया इनटू जो थिकनेस है, तो वो हो गया आपका वॉल्यूम। ये हो गया छोटा सा वॉल्यूम। तो मान लो फाइनली ये यहां से यहां तक आया, तो इसका मतलब है कि टोटल वर्क जब निकालने जाओगे तो dw का इंटीग्रेशन करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल। तो उसके बाद देखो यहां पे क्या लिख सकते हो? dw के जगह हम लोग लिख सकते हैं ये पूरा चीज, दैट इज pdv। दोस्तों ये अब आपका बेसिक फॉर्मूला आया। दिस इज जनरल फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन। मतलब कि अगर प्रेशर को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो व्हाट यू विल गेट वर्क डन बाय द गैस। अब कुछ झंझट यहां पे होगा, कुछ लोग कहेंगे कि सर वर्क डन ऑन द गैस क्या होता है? आप इत्मीनान रखो, मैं सब कंफ्यूजन आपका भी क्लियर करूंगा, आप बस थोड़ा पेशेंस रखना। एक बात बताओ बच्चों, अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशन किया है
वो गैस के द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर की वजह से किया है ना, क्योंकि मैंने P यूज किया और P अंदर का प्रेशर है। तो निश्चित तौर पे ये जो W आ रहा है, ये W, दिस इज वर्क डन बाय द गैस। अब ऑन द गैस, बाय द गैस, ये सब कंफ्यूजन मत रहना, फिजिक्स में क्या होता है मैं अब तुम बस देखते जाओ। और यहां पे क्या है बच्चों, PdV, ओके। और लिमिट जो होगा, तो चूंकि यहां इंटीग्रेशन में वॉल्यूम है, तो V इनिशियल टू V फाइनल, है ना। पहले जिस तरीके से हम लोग वर्क डन के लिए लिमिट लेते थे, थोड़ा उसको मैं नीचे लिख दूं, थोड़ा ऊपर लिखा गया, ये दिख नहीं रहा आपको। तो W इक्वल्स टू PdV, लिमिट लोगे इनिशियल टू फाइनल। क्लियर? अब देखो एक सेकेंड के लिए, प्रेशर को भी मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूं, प्रेशर को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल रहा हूं। आप याद करो मैकेनिक्स, वर्क डन का फॉर्मूला होता था फोर्स dx। फोर्स बाहर कब आता था? जब फोर्स कांस्टेंट होता था। तो फोर्स अगर कांस्टेंट होता था तो फोर्स बाहर आ गया, फिर आपका हो गया सिर्फ dx का इंटीग्रेशन, लिमिट xi से xf, तो फिर ये हो जाता था फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, जहां xf माइनस xi। तो अभी आपका प्रेशर किधर है? इनसाइड। प्रेशर आपका बाहर नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? क्योंकि प्रेशर के बारे में वी डोंट नो कि पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर आपका कांस्टेंट है या प्रेशर वेरिएबल है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए मान लो इफ प्रेशर, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये याद रखना, दिस इज जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है, एक बार मैंने लिख दिया। अगर प्रेशर कांस्टेंट गैस की प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के दौरान। और ये याद रखना, अभी हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वर्क डन बाय द गैस। मैं बार बार तुम्हें दिमाग में डाल रहा हूं, वर्क डन बाय द गैस। अगर प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, तो P बाहर निकाल लो, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों P और ब्रैकेट में dV और लिमिट VI टू VF। ये कब लगाना है आपको? जब प्रेशर कांस्टेंट हो। अब dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा V, तो ऑटोमेटिकली वर्क डन जो हो गया बच्चों P VF माइनस VI, यानी वर्क डन इक्वल्स टू प्रेशर और ब्रैकेट में फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी कि तुम ये भी बोल सकते हो, अब इसको पहले जल्दी से लिखो, और अभी हम लोग प्लस माइनस पे बात भी नहीं किए, वो भी हम लोग करेंगे। तो दोस्तों अब यहां पे हम लोग देखो, अभी हमने कैलकुलेट किया W इक्वल्स टू P VF माइनस VI। इसे कब अप्लाई करोगे? जब प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। आप अच्छे से इस बात को दिमाग में सेट कर लो, इसे हमेशा नहीं लगाना है। और जनरल फॉर्मूला क्या था अपना? उसमें ये दोनों अंदर ही था, PdV और लिमिट VI टू VF। इसे मैं बोल रहा हूं कि दिस इज वर्क डन बाय गैस। ध्यान सुन लो, वर्क डन बाय गैस। अब ये वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, ये देखा जाए। वर्क डन बाय गैस कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। देखो, प्रेशर तो एक पॉजिटिव रहने वाली ही चीज है। ये पॉजिटिव तभी होगा जब फाइनल ज्यादा होगा, इनिशियल कम। यानी कि जब VF ग्रेटर होगा VI से, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे जब वो एक्सपेंशन हो रहा होगा। एक्सपेंशन, गैस का वॉल्यूम बढ़ना मतलब एक्सपैंड होना। गैस क्या हो रही है? एक्सपैंड। तो याद रखेंगे, जब कभी भी गैस एक्सपैंड कर रही होगी तो आप वर्क डन क्या लोगे? पॉजिटिव। ये लॉजिकली है, इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं है। तो पहली बात कि हम लोग हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं यहां पे? वर्क डन बाय द गैस। और वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव लेंगे जब क्या होगा? गैस एक्सपैंड हो रही होगी।
वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव कब आएगा? तो नेगेटिव तब आएगा बच्चों जब फाइनल छोटा होगा इनिशियल से, यानी इनिशियल बड़ा होगा, फाइनल छोटा होगा। ये कब होगा? जब उस प्रोसेस में क्या हो रहा होगा? कंप्रेशन। क्या हो रहा होगा बच्चों? कंप्रेशन। जब गैस कंप्रेस हो रही होगी। तो ये तो समझ लो कि यहां हम लोग, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात मेरे को डालनी थी, वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस कब होगा? जब गैस एक्सपैंड करेगी। माइनस कब होगा? जब गैस कंप्रेस होगी। अब तुम्हारे दिमाग में केमिस्ट्री में दोनों चीज डाली जाती है, वर्क डन बाय द गैस तब बोलते हैं, ऑन द गैस तब बोलते हैं। तो मैं उसको भी थोड़ा क्लियर कर दूं। फिजिक्स में भी कभी कभी ऑन द गैस पे समस्या आती है। तो आप हमेशा याद रखना कि ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस का साइन कन्वेंशन ठीक उल्टा होगा फिजिक्स से, सॉरी बाय द गैस से। एक बात समझो, मान लो अगर कहीं पे एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए, ऐसे आपको यूज यही करना है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल फिर भी बताता हूं। एग्जाम्पल, इफ वर्क डन बाय गैस आया -10 जूल। कितना आया बच्चों? -10 जूल। वर्क डन बाय द गैस का वैल्यू कितना निकल के आया? -10 जूल। तो आप समझ गए कि वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव आने का मतलब ही है, या सीधा वर्क डन ही लिखा रहेगा, पूरा बाय द गैस नहीं लिखा रहेगा, सीधा वर्क डन लिखा रहेगा और नेगेटिव सिर्फ वर्क डन लिखा रहे। फिजिक्स में सिर्फ वर्क डन लिखा रहे तो बाय द गैस ही लेके चलना है। देखो आज का क्लास और अगला क्लास, ये 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में लोग ये स्टार्टिंग के ही क्लास को ढंग से समझते नहीं, और तब जाके प्रोसेस में उनको दिक्कत आती है। तो शुरू के क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 क्लास, ये दिस क्लास एंड नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों यहां पे देखो, वर्क डन बाय द गैस अगर मान लो आया -10 जूल, इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ दे, वर्क डन ऑन द गैस कितना होगा, इसी क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन का आंसर बाय द गैस के लिए आया -10 जूल, वर्क डन ऑन द गैस कितना होगा बच्चों? तो वो हो जाएगा +10 जूल। आ रही है बात समझ में? यानी कि बाय द गैस का जो आंसर हो, बाय द गैस के ठीक उल्टा साइन चलता है। ये बाय द गैस अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है ऑन द गैस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब आपको बात समझ में आ गई ना? लेकिन आपको हमेशा क्या याद रखना है? बाय द गैस। कुछ नहीं लिखा रहे तो वर्क डन बाय द गैस। अगर स्पेशली जैसा कि जेईई एडवांस के एक प्रॉब्लम में है, वर्क डन ऑन द गैस पूछा हुआ है, तो पहले एक काम किया करो, पहले तुम बाय द गैस कैलकुलेट कर लिया करो, और अगर ऑन द के टर्म में आंसर करना है तो जो कैलकुलेशन आया उसका उल्टा साइन कर देना। अगर मान लो बाय द गैस -10 जूल आया तो आप आंसर +10 जूल कर देना, अगर ऑन द गैस के हिसाब से पूछा गया तो। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा वर्क डन के बारे में। समझ गए बात को? और साथ ही फॉर्मूला तो आप यही याद रखोगे, पीडी भी, कब प्लस होना है कब माइनस होना है वो तो बोर्ड पे देख ही रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से लिख लो। ये था आपका वर्क के बारे में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टर्म है डेल्टा यू। अब देखो, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा, ठीक है ना, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा, गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगी तो गैस का टेम्परेचर भी तो चेंज होगा। तो गैस का टेम्परेचर चेंज होगा तो निश्चित तौर पे उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी उस प्रोसेस में। तो आपको इस चैप्टर में बार बार चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने को भी आएगा। यानी डेल्टा यू क्या है बच्चों? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या दोस्तों? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आपको पता है ना इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, ये फिर से मैं लिख दे रहा हूं, एक बार याद करो, nRT, U = F/2 nRT। याद करो, जहां F क्या है बच्चों? ये है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है? तो जान ही रहे हो R को, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
T आपका टेम्परेचर है। तो सीधी सी बात है, अगर आपका टेम्परेचर चेंज होगा यानी इंटरनल एनर्जी जो है, ये दो चीज का फंक्शन हो गया। एक तो टेम्परेचर का फंक्शन है और दूसरा ये नेचर ऑफ गैस। क्योंकि आपका मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होगा और टेम्परेचर का फंक्शन तो है ही, और ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मोल तो आना ही आना है। तो अब किसी प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल तो हम लोग कांस्टेंट ही रखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। चेंज क्या करते हैं, टेम्परेचर और डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कांस्टेंट रहेगा। अगर मोनोटॉमिक से काम कर रहे हो तो मोनोटॉमिक ही रहेगा लास्ट में, डायटॉमिक से काम कर रहे हो डायटॉमिक ही रहेगा। नंबर ऑफ मोल भी चेंज आपको नहीं करना है। कुछ एक्सेप्शनल प्रॉब्लम होंगे जहां गैस लीक करेगी, वो सब प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे, लेकिन मोस्ट वाली ये किसका फंक्शन हो गया, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। तो आपको प्रोसेस में जहां कहीं भी डेल्टा यू लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब हो गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल को लिख सकते हैं F/2 nRTF माइनस F/2 nRTI। अब इसमें F/2 nR को कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा TF माइनस TI। TF हो गया फाइनल टेम्परेचर, TI हो गई आपकी इनिशियल टेम्परेचर। यानी डेल्टा U इक्वल्स टू F/2 इंटू NR इंटू डेल्टा T। तो दोस्तों, जहां कहीं भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिखे वहां आप लिख सकते हो F/2 इंटू NR डेल्टा T। इसका एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन फिलहाल अभी आप ये ध्यान रखो। अब डेल्टा U भी प्लस माइनस हो सकता है। डेल्टा U प्लस का मतलब ये होगा कि डेल्टा T प्लस, और डेल्टा T प्लस का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो जब जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर अगर राइज कर रहा होगा तो डेल्टा U होगा प्लस। डेल्टा U माइनस कब होगा बच्चों, तो डेल्टा U माइनस तब होगा जब डेल्टा T माइनस होगा, और डेल्टा T माइनस कब होगा, जब किसी प्रोसेस में टेम्परेचर घट रहा होगा। और किसी प्रोसेस में ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि डेल्टा U आपका 0 आ जाए, और उस केस में क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट। तो डेल्टा U भी प्लस माइनस 0 हो सकता है। डेल्टा U क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे F/2 nRT। और डिफरेंशियल फॉर्म में अगर बात करें, डिफरेंशियल फॉर्म में यहां मैं लिख देता हूं छोटे से में, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे du इक्वल्स टू F/2 nRDT। डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब छोटा चेंज। क्लियर है? तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। तो देखो, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। मैंने पहले ही बोला कि 2 क्लास आपका बहुत है। नेक्स्ट क्लास में मैं बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी के अलग अलग वर्जन्स बताऊंगा। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ, है ना, क्या बताऊंगा मैं, ग्राफ। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप लिख लो। थर्मोडायनेमिक्स के जो ग्राफ होते हैं उसको थर्मोडायनेमिक के डायग्राम भी बोलते हैं। तो वो अगले क्लास में होगा, और अगले क्लास में ही आपको शुरू हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए से आप इसे लिख लो।